नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्केमिस्ट पे। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर या लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक बंध। क्या है? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध ये जो चैप्टर है रासायनिक बंध का, ये बीएससी के साथ साथ में जो 11th क्लास के अंदर बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए, बीएससी वालों के लिए भी और 11th वालों के लिए भी। तब सुन, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या है, क्यों बनता है रासायनिक बंध, किस वजह से, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से रासायनिक बंध बनता है, होता क्या है, ये सुनो। तो इसे क्या कहेंगे? वह बल जो किसी परमाणु या अणु को आकर्षित करके बांधे रखता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब ये उसको आकर्षित कर क्यों रहा है, वो उसको आकर्षित कर क्यों रहा है, और वो क्यों कर रहा है, तो वो बॉन्ड क्यों बना रहा है, इसकी बात चर्चा करते हैं। तो अपने को पता है कि अपन पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो एक वर्ड आता है अक्रिय गैसेस। अक्रिय गैस, जो ये अक्रिय गैस होती है वो क्या होती है? स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी होती है। ये किसके अंदर फॉर्म में रहती है? परमाणु के फॉर्म में उपस्थित रहती है। ठीक है, तो परमाणु से इनको अणु में कन्वर्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई? जो बाकी के जो परमाणु है उनको अणु में कन्वर्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई? और जरूरत पड़ गई तो उनको बॉन्ड बनाने की फिर क्या जरूरत पड़ गई? तो उसका सिंपल सा कारण है कि बाकी जो सारे है, ये जो अक्रिय गैसेस होती है वो अष्टक नियम का पालन करती है। किसका? अष्टक नियम का पालन करती है। ठीक है, कौन करती है पालन? अक्रिय गैस अष्टक नियम का पालन करती है। अब ये अष्टक नियम क्या है? ये अष्टक नियम क्या है? ठीक है, तो अष्टक नियम दिया था लुईस ने। किसने दिया था? अष्टक नियम गिवन बाय लुईस। किसने दिया था? लुईस ने दिया था। अब सुनो, अष्टक नियम में ये है कि ऐसे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो वे स्थायी होते हैं। मतलब अष्टक नियम क्या कहता है? इनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। अपन जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अपन इनके कोष लिखते हैं तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18, पांचवे में 18, इस प्रकार से तो होता है। ठीक है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिस इसके आउटर सेल के अंदर, आउटर जो बाहरी कक्षक होगा या बाहरी कोष होगा, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब भी वो क्या होगा? स्थायी होगा या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो कोई भी परमाणु हो या अणु होता है, वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है? वो मॉलिक्यूल या केमिकल बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? केमिकल बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या था कि वह अष्टक नियम को क्या करवाना चाहता था? पालन करवाना चाहता था। ठीक है, तो अष्टक नियम क्या था? ऐसे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो वे क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, जैसे कौन आ गया इसके अंदर? कौन आ गया? अक्रिय गैस में कौन आ गया? न्यून आ गई, ऑर्गन आ गई, क्रिप्टोन आ गई। ठीक है, जिनोन आ गई। ये क्या होगी? अक्रिय गैसेस होगी। क्या होगी? अक्रिय गैसेस होगी। ये अष्टक नियम का क्या करती है? पालन करती है। मतलब संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन इनके प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको पहले नियोन का बना के बता देता हूं किस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे लिखेंगे? इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 10 होता है। पता है अपने को सभी को। तो देखो इसका लिखते हैं 1s2, 2s2 तो 2p6। ये क्या हो गया इसका
ये तो पहला कोष हो गया, ये इसका दूसरा कोष हो गया। अब देखो ये 1s वाला ऑर्बिटल हो गया, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए मैंने। अब 2s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं देखो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब ये जो बाहरी कक्षक है, बाहरी क्या है, कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वजह से ये ना तो किसी से और क्रिया करेगा और ना ही क्या है, ये इसकी जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो क्या होगी? बहुत ही कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसकी जो बाहरी कक्षक था उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन था, ये पूर्ण हो गया और ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। ठीक है, तो ये अपने स्थायित्व को खोना नहीं चाहता, इस वजह से आगे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे कम होती है और स्थायित्व सबसे ज्यादा होती है। ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा बहुत ही कम होती है। जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ना कोई परमाणु, तो उनकी पहले ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ऊर्जा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। उस ऊर्जा को कम करने के लिए जो रासायनिक बंध बनाते हैं, क्या करते हैं? उस ऊर्जा को कम करने के लिए रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक? भाई वो रासायनिक बंध क्यों निर्माण करते हैं? पहला कारण क्या था? पहला था कि वह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो अष्टक नियम का पालन करते हैं। क्या? अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं। अब सुनो दूसरा, अब इसमें अष्टक नियम में और क्या था? उसमें था कि ऐसे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होते वे अस्थायी होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि भाई अष्टक नियम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो बाहरी कक्षक था उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या होगा? स्थायी होगा। और जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या होगा? अस्थायी होगा। क्या होगा? अस्थायी होगा। बाकी एग्जाम्पल कौन सा? शेष सारे तत्व, इनके अलावा नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन के अलावा बाकी जो भी तत्व है वो सारे कौन किसमें आ जाते हैं? अस्थायी तत्वों के अंदर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो अष्टक नियम का पालन नहीं करते, या ऐसे बोल सकते हैं कि उसके बाहरी कक्षक में या बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उससे 8 इलेक्ट्रॉन या तो कम होते हैं या फिर बस कम होते हैं ना। अब देखो आगे, स्थायी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर या साझा कर अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करके स्थायित्व प्राप्त करते हैं। अब सुनो कहानी, इसके बाद में क्या था? अब देखो ये तो इसका हो गया। अब बात ये आती है कि सर ये तो पता चल गया कि भाई ये बनाते कैसे हैं, तो इनमें जो बनता है ये तो बना समझ में आ गया कि भाई आर्गन, जो आर्गन अक्रिय गैसेस थी वो स्थायी होती है। क्यों होती है? अष्टक नियम का पालन करती है। ठीक है, अब ये मेरे को बताओ कि जो बाकी के तत्व बचे हैं वो अपना अष्टक पूर्ण कैसे करेंगे? वो स्थायी कैसे होंगे? तो उसकी बात सुनो, ध्यान से सुनना। ये क्या है? सोडियम है। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अपने को पता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से सुनना। एक आ गया Cl, कौन आ गया? क्लोरीन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यह आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मैं लिखूंगा तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, ये इसका आएगा। किसका? क्लोरीन का। अब ध्यान से सुनना, दोनों में फर्क क्या है? यहां पर ये क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। और यहां पर ये क्या है? क्लोरीन है। दोनों परमाणु है। क्या है? ये परमाणु है। अब इसको स्थायी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अपना देखो, पहला कोष तो ये हो गया, दूसरा कोष ये हो गया, ये तो तीसरा कोष है। 3p क्या है? इसमें 0 है। तीसरा कोष ये हो गया। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। त्याग देगा। ठीक है, तो जैसे ये एक 3s का इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहां पे जैसे मैंने -1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया इसमें से, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, ये आ गया। और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन था? नियोन का कॉन्फ़िगरेशन था। और नियोन क्या थी? एक अक्रिय गैस थी। क्या थी? अक्रिय गैस थी। तो वो तो अपने आप में क्या होती है? स्टेबल होती है। तो जो Na है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
Na+ में, मतलब कि यह जो इलेक्ट्रॉन है किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक किसके हो गया, नियोन के सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इस वजह से Na+ क्या है, स्थायी है। क्यों है, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस वजह से Na+ क्या है, स्थायी हो जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ग्रहण करने के बाद वो किसमें, कहां चला जाए, स्थायित्व में चला जाए। ठीक है, अब बात करते हैं Cl की। तो Cl में क्या है, इसका जस्ट उल्टा सिस्टम है, ध्यान रखना। देखो ये तो 1s पहला कोष बन गया, ये कौन सा, दूसरा कोष बन गया, और अब देखो ये कौन सा कोष बन गया, तीसरा कोष बन गया। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तीसरे दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात सुनो, कोई भी परमाणु होगा, ठीक है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से स्थायित्व तो ज्यादा आएगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। वो क्या करेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से त्याग सकता है, 2 त्याग सकता है, 3 त्याग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कैसे त्याग सकता है वो। अगर जे मान लो आपके पास 99 रुपए हैं, ठीक है, मान लो 199 रुपए आपके पास, ठीक है, एक और बंदा है उसके पास कितना रुपए, 1 रुपया। तो ये बताओ कि दोनों के पास जीरो कब होंगे। वो जो 1 रुपये वाला है वो 1 रुपया दे देगा किसी को, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर जो 199 वाला है 199 रुपये उसको दे दे, जो दूसरा वाला है 199 रुपये उसको दे दे, तो उसको तो फर्क पड़ेगा ना। तो वो अपने 199 रुपये थोड़ी ना देगा, वो तो क्या करेगा, मेरे पास 1 रुपया आ जाए तो मेरे पास कितने हो जाए, 200 रुपये हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहां पर ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, ये बाहर से किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए किसी से क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रासायनिक बंध बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रासायनिक बंध बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए तो किसी अन्य परमाणु से क्या करता है, बंध का निर्माण करता है। अब बंध का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि उसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इस वजह से ये जो रासायनिक बंध है वो बनता है। क्यों बनता है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। फिर अब सुनो, कार्बन की कहानी सुनते हैं हम। जो कार्बन था ये तो मैंने Na का बता दिया, Cl का बता दिया। क्यों, Na के पास एक ही बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन था तो ये त्याग देगा। Cl के पास में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता थी, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, सातों के सातों थोड़ी ना त्याग सकता है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी से ग्रहण करेगा। और ग्रहण किस फॉर्म में करेगा, किसी से या किसी से बंध बना के करेगा। ठीक है, अब अगर से बात मान लो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बाहरी कोष में, तो वो क्या करेगा, तो उसकी कहानी सुनो। जैसे कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, कार्बन। तो देखना, मैंने कार्बन लिया, अपने को पता है कि जो कार्बन होता है उसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका यही तो होता है 1s2 2s2 और 2p2, यही तो होता है। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ये तो इसमें 2 हो गए, इसमें 4 हो गए। अब सुनना, क्या ये बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, नहीं त्यागेगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे 4 हाइड्रोजन से क्या कर लेता है, ये क्रिया कर लेता है, या फिर 4 हाइड्रोजन से बंध बना लेता है। और बंध भी इस प्रकार का बनाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड के बीच में उपस्थित हो, और जितना हक इन इलेक्ट्रॉनों पर कार्बन का होगा उतना ही हक किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। ऐसे इसमें होगा, तो चारों में सेम होगा। तो इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8, यहां पर कार्बन का भी अष्टक क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, और हाइड्रोजन का भी अष्टक क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, और कार्बन के बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस वजह से ये अपने कक्षक या फिर जो अपने बाहरी कक्षक है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन या उसको पूर्ण करने के लिए बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कि भाई जो बंध है वो क्यों बनते हैं, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, अब इसके बाद में आता है लुईस प्रतीक। भाई अपन जो बाहरी कक्षक होंगे उसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, जो बाहरी कक्षक होंगे उनको किस प्रकार से बताएंगे या फिर डिनोट करेंगे। तो देखो उन्हें लुईस प्रतीक कहते हैं। मतलब क्या आ गया है लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक का मतलब देखो हेडिंग लिखते हैं लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक। अब इसमें ध्यान से देखना कि भाई लुईस प्रतीक किसे कहेंगे। तो किसी तत्व, क्या, किसी तत्व के प्रतीक के चारों तरफ संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बिंदु या किसी क्रॉस के द्वारा या रूप में दर्शाना लुईस बिंदु प्रतीक कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ले लिए। अब ध्यान से सुनना, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन लिथियम में कितने हैं, लिथियम का देखो परमाणु क्रमांक कितना आ गया 3, इसका 4 और इसका 5, कार्बन का 6, 7, 8, 9, इनके परमाणु क्रमांक आ गए। ठीक है, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं एक का लिख के बताऊंगा लिथियम का, बाकी का आपको खुद देखना है। ठीक है, लिथियम का क्या लिखेंगे 1s2 और 2s1। अब इनके देखो बाहरी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो लिथियम का कैसे करेंगे, लिथियम इसके ऊपर, किसके, लिथियम के ऊपर मैं एक ऐसे डॉट बना देता हूं, या फिर क्या कर दूंगा, या फिर और क्या सकता हूं कि मैं लिथियम के ऊपर मैं एक ऐसे क्रॉस बना दूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे लुईस प्रतीक हो जाएंगे। बेरिलियम है, बेरिलियम के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम के बाहरी कक्षक में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। बोरोन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो मैंने 3 डॉट बना दिए। कार्बन के बाहरी कक्षक में 4, तो मैंने 4 डॉट बना दिए। ठीक है, डॉट बना सकते हैं या फिर अपन ऐसे क्रॉस बना सकते हैं। नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 4 तो मैं ऐसे बना दूंगा 1, 2, 3 एंड 4। अब 5वां इलेक्ट्रॉन मैं कहां बनाऊंगा, तो 5वां इलेक्ट्रॉन इन सभी किसी के साथ में पेयर करवा दो, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास में कितने 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 3, 4, देखो 5 और 6, ये ऑक्सीजन का हो गया। फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन के बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लो, ये क्या हो गए इनके लुईस प्रतीक हो गए, क्या हो गए लुईस प्रतीक हो गए। अब इनमें मैं बता दूं कि भाई इनमें अपने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, तो देखो सिंपल सी ट्रिक है, क्या है, सिंपल सी ट्रिक है। जिसके इसके परमाणु क्रमांक जितने आते हैं ना उसमें से 2 माइनस कर दो, वो उसके क्या जाएंगे संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 6 कितने हैं 6 है, तो मैं पहले ये इन्हीं में बता रहा हूं, 9 तक ही बता रहा हूं संयोजी कोष में, बाकी में ऐसे मत कर देना। देखो 6 है, 6 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा कितने 5, तो संयोजी कोष माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा 4, तो संयोजी कोष में, बाकी में ऐसे मत कर देना। देखो 6 है, 6 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा कितने 5, तो संयोजी कोष माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा 4, तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 हो गए। इसी प्रकार 7 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा कितने बचेंगे 5, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सिर्फ इन्हीं के अंदर लागू होगा और बाकी किसी के अंदर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये यहां तक लुईस प्रतीक आपको समझ में आया, समझ में आया। तो अब देखो जो लुईस प्रतीक है उनसे अपन किसी यौगिक का सूत्र कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं किसी भी यौगिक का, तो वो देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है भैया आपको कि भाई मैं जो ये पढ़ाया है अभी लुईस प्रतीक, केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंध किस प्रकार से बनता है, क्या होता है, क्यों बनता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आई है आपको, नहीं आई तो मैं अब आपको बता देता हूं यौगिकों के लुईस बिंदु प्रतीक। ठीक है, तो लुईस प्रतीक किस प्रकार से या सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं। देखो पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं H2O, क्या करेंगे H2O। देखो ऑक्सीजन लिख दिया मैंने यहां पे, ऑक्सीजन का बाहरी कक्षक या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं, तो मैं बना देता हूं। देखो
1 2 3 4 5 और 6 बना दिए। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने बना दिया यहां पे। अब मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये मैं हाइड्रोजन लिख दिया, ये मैं हाइड्रोजन लिख दिया। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख दिया। ऐसे आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है तो अब सुनना, ये कौन सा हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, ये कौन हो गए, हाइड्रोजन, कौन हो गए, हाइड्रोजन, कौन हो गए, हाइड्रोजन हो गए। अब ध्यान से देखना क्या करोगे, अब ध्यान पूर्वक देखना कि भाई क्या होने वाला है। अब देखो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसे कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। क्या, 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या करेगा हाइड्रोजन, इसके साथ में इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जो बॉन्ड बना, अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, ऑक्सीजन को दे दिया, ये लो। तो ये जो बंध बना, तो इसमें क्या हुआ देखो, अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण है, 2 और 2, हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण है। तो इस प्रकार से लुईस प्रतीक से अपन इनके अष्टक पूर्ण है या अपूर्ण है इसका पता लगाया जा सकता है। और भी देखो, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं NH3 अमोनिया की बात करते हैं। किसकी, NH3। दूसरा देखो NH3 की, NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अपने को पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कौन हो गया, नाइट्रोजन। अब सुनो, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, स्थायी होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये 3 हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजनों से ये बॉन्ड बना लेगा। क्या कर लेगा, 3 हाइड्रोजनों से बॉन्ड बना लेगा। जब ये 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा तो इसका भी अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं इसके बाद में, एक टिपिकल केस है HNO3। HNO3 अब इसकी बात करते हैं। HNO3 तो इसमें सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन ले लेता हूं मैं। क्या है, नाइट्रोजन। देखना, ध्यान से देखना, समझना ध्यान से। नाइट्रोजन है, ले लिया। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। क्या कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां से मैं किसको, एक ऑक्सीजन को ऐड कर देता हूं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसे बंद बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, उसे बंद बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। तो क्या होता है, ध्यान से देखना। तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग करके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। देखो ऐसे था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के 5 भी है। तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखना, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया ना, 4 और 4 8। जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इन पे जितना नाइट्रोजन का हक है उतना ही किसका है, ऑक्सीजन का हक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन अपने पास तो ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन है। तो ध्यान से देखना, यहां पे भी क्या करेगी ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, यहां पे भी ऑक्सीजन क्या करेगी, 2 लोन पेयर अपने डोनेट करेगी और अष्टक बना लेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरे ऑक्सीजन में दिक्कत आएगी। क्या आएगी, तीसरे ऑक्सीजन में दिक्कत आएगी। यहां पर जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपना 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगी। तो अपना डोनेट इलेक्ट्रॉन 1 और करेगी, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 1 2
3 4 और 5। तो देखना 5 2 7 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए, अभी तक इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, तो एक और क्या दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है। तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर करती है, तो इससे तीनों ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया और नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो भाई हमें जरूर बताना। क्या कोई अगर ये दिक्कत है तो हमें जरूर बताना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो जरूर बताना भाई, है ना। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आया। यहां पर देखना, ऐसे मत समझ लेना कि भाई यहां पर इसने, तो यहां पर नाइट्रोजन ने अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को डोनेट किया है, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसकी जब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो उसी में कैसे लिखते हैं, नाइट्रोजन लिखते हैं, डबल बॉन्ड ओ लिखते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड ऐसे लिखते हैं ना अपन, ओ, ठीक है। एक कौन सा हो गया, OH वाला। तो देखो 1 2 3 4, 4 ही तो बॉन्ड अपन को बनाने के थे, 5 बॉन्ड बनाने, तो आसानी से बन गए ना, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें था, यहां तक कोई दिक्कत। ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन थे, जो नाइट्रोजन ने खुद ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको शेयरिंग में, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिए। क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं है तो भाई देखो। इसके बाद में आता है अष्टक नियम। अष्टक नियम के अपवाद, मतलब कौन कौन अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता। तो जो शुरू के 5 तत्व होते हैं, शुरू के 5 तत्व कौन कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ये जो 5 तत्व है ये अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते या फिर पालन नहीं करते, अष्टक नियम का पालन नहीं करते ये 5 तत्व। दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। मतलब वे यौगिक जिनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या हो गए, जिनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो कौन से यौगिक होंगे, देखो संयोजी यौगिक के केंद्रीय परमाणु, क्या बोलेंगे, केंद्रीय परमाणु बोलेंगे। वे संयोजी यौगिक या फिर वे केंद्रीय परमाणु या वे संयोजी यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम हो, उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। अब देखो पहला एग्जांपल है तो बड़ा ही फेमस बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। क्या है, BeCl2। तो देखो बेरिलियम है, ध्यान से सुनना इस बात को। बेरिलियम का अपन इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक से बनाते हैं उसका। देखो कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, Cl 2 Cl से जोड़ लिया इसने, जोड़ दो भाई Cl से, अपना क्या जाता है, जोड़ दिया, इधर भी Cl से जोड़ दिया। अब ध्यान से देखना, Cl का तो क्या हो रहा है, विन्यास कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अभी तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अष्टक नियम का फॉलो कहां कर रहा है, क्या कर रहा है, अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा सुनना, दूसरा BF3 बड़ा ही फेमस एग्जांपल, ठीक है। अब देखो बोरोन का बनाते हैं, मैंने बोरोन लिखा। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
5 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑब्वियसली। देखो 1 2 एंड 3, कितने फ्लोराइड है? 3 फ्लोराइड है, तो 3 फ्लोराइड को इनके साथ में बॉन्ड बनवा लो। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, फ्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 8 हो गए पूरे। यहां पे भी बात करते हैं, देखो यहां पे भी फ्लोरीन आएगा, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेरिलियम देखो, बेरिलियम के 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इस वजह से BCCl2 और BF3 अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते। और कौन आएगा इसके साथ में? AlCl3। ये भी क्या होता है? लुईस अम्ल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? जो अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते, या फिर वे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु में संयोजी कोष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें लुईस अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, अब बात सुनो, अष्टक नियम का प्रसार कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अष्टक नियम से ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब कि इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन तो 8 होने चाहिए, लेकिन उससे क्या हो जाते हैं? 8 से ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 8 से ज्यादा हो जाते हैं। तो देखो, इसके बाद में बात करते हैं अष्टक नियम का प्रसार। मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपको, ये मैंने समझा दिया, एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपको। देखो पहला कौन सा था? यहीं पे लिख देता हूं इधर। पहला था BCl2, एक था BF3, एक था AlCl3। ये अष्टक नियम को क्या नहीं करते? फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब सुनो, अष्टक नियम का प्रसार। अष्टक का प्रसार मतलब अष्टक में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आना क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। जैसे एग्जांपल सुनो, एक तो PCl5SF6, ठीक है, PCl5 और SF6 और IF7 एक्सेट्रा, इट 3 एग्जांपल है। इनमें से मैं एक एग्जांपल आपको करके बताता हूं। देखना, मैंने लिया फोस्फोरस। ठीक है, फोस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। 1, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और 5। Cl कितने मेरे पास? 5 है। कितने? 5 Cl है। तो देखना 1 2 3 4 5, 5 Cl बना दिया मैंने। Cl के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने को पता है। तो ये बना दिया मैंने फोस्फोरस। यहां तक कोई दिक्कत? ये Cl आ गया एक, ये दूसरा Cl आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये तीसरा Cl आ जाएगा यहाँ पे, और ये चौथा Cl आ जाएगा यहाँ पे, और ये 5वां Cl आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो, केंद्रीय Cl का तो अष्टक पूरा है, ठीक है, जो बाहरी परमाणु जुड़े होते हैं उनका अष्टक क्या है? पूरा है। अब केंद्रीय परमाणु का देखो, अष्टक पूरा है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस वजह से ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता। इससे क्या होता है? अष्टक नियम का, अष्टक का प्रसार हो जाता है। 8 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ऐसे SF6 में होगा और IF7 में होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में एक और आता है विषम इलेक्ट्रॉन युग्म अणु, मतलब जिनके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है। मतलब देखो क्या कहना चाहता है विषम इलेक्ट्रॉन युग्म। विषम इलेक्ट्रॉन युग्म, देखो एग्जांपल ले लेता हूं मैं NO को। क्या ले लिया? NO। तो नाइट्रोजन पे देखो कि भाई जो नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अपने को पता है कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखो
NO के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करता है, वो पहले जो NO होता है, NO2 ले लेते हैं ना, NO2 ज्यादा बेटर रहेगा समझने में। तो पहले जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और क्या बना लेगी, बॉन्ड का निर्माण कर लेगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब जो दूसरी ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो नाइट्रोजन कहेगा रुक भाई तू रुक, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो ये जो नाइट्रोजन है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस पेयरिंग में साझा करा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया ना कि पेयर के अंदर। तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या बोला है, विषम इलेक्ट्रॉन युग्म कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, नाइट्रोजन यहाँ पर दो ने शेयरिंग किया तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन ने दिया है। तो जो तीर का निशान है वो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ लगेगा। इससे पता क्या लगेगा, इससे पता यह लगेगा कि जो इस बॉन्ड के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के है ना कि ऑक्सीजन के है। वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया और इसे ही क्या कहते हैं अपन, विषम इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। जहां तक आप किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, इसके कुछ और भी अपवाद थे। जैसे मान लो इसने कहा था, किसने, डाल्टन ने कहा था, ये सॉरी लुईस ने कहा था कि इसमें कुछ अपवाद रह गए थे। देखो कौन कौन से थे वो, यह सिद्धांत ऊर्जा निर्माण के समय ऊर्जा परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता। मतलब जब बंध का निर्माण होता है तो बंध निर्माण में ऊर्जा क्या होती है, जब भी बॉन्ड बनता है तो वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो वह ऊष्माशोषी प्रक्रम कहलाता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इनकी इसने कहीं पे भी चर्चा नहीं की बंध निर्माण में ऊर्जा निकली है या फिर जुड़ी है, बंध बनाने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या फिर बंध बनाने में ऊर्जा निकलेगी, इसकी चर्चा इसने कहीं नहीं की। इसलिए ये इसका एक क्या हो गया था, फॉल्ट हो गया था एक और। ठीक है, और साथ में इसने यौगिक के स्थायित्व की कोई व्याख्या नहीं की थी कि भाई अष्टक नियम पालन कर रहा है तो यौगिक स्थायी होगा अस्थायी होगा, इसकी व्याख्या अष्टक नियम नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, ये इसके अपवाद थे। ठीक, अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं बंध, रासायनिक बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये तो चर्चा की थी अपने, रासायनिक बंध क्या होता है, क्यों होता है, क्यों बनता है, क्या जरूरत पड़ी किसी परमाणु को अणु में कन्वर्ट होने की, ये चीजें अपन ने पढ़ी। अब इसके बाद में पढ़ेंगे रासायनिक बंध। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक बंध पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। कसम से बोल रहा हूं आपके पूरे दिमाग के पुर्जे खोल दूंगा मैं, है ना। तो बस आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब आपका बीएससी का भी क्या होगा, पैरेलल चलेगा। ठीक है, अब आग लगा देंगे अपन, आग लगा देंगे, है ना।